बेटे देखो, आज अपन को देखो, हमने कल इंट्रोडक्शन में सेल को देख लिया, सेल थ्योरी समझ ली, सेल का डिस्कवरी हिस्ट्री या थोड़ा सा हमें समझना था वो देख लिया। आज अपन को पहले बात करना है शेप एंड साइज ऑफ सेल। शेप एंड साइज ऑफ सेल, इसके रिगार्डिंग हमें बात करनी है। सबसे पहले हम साइज की बात कर लेते हैं। क्या साइज के रिस्पेक्ट में हमारा सेल वेरिएबल है या एक जैसा ही साइज है? तो पहले हम बात करेंगे साइज ऑफ सेल के बारे में। जब साइज ऑफ सेल की बात की जाए तो अगर हम साइज के रिस्पेक्ट में सेल को देखें तो सेल का साइज वेरिएबल है। ऐसा नहीं कि एक साइज का ही सारा सेल होता है ना। तो साइज ऑफ सेल वेरिएबल है। साइज ऑफ सेल इज वेरिएबल, फिक्स सेल साइज नहीं है। अलग अलग एक रेंज या अलग अलग डिफरेंट साइजेस के सेल मिल जाएंगे। जैसे जो कुछ एग्जांपल आपको याद रखने हैं वो यहाँ से लिखो। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द नेचर। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ नेचर, ध्यान से लिखना है। नेचर का हम स्मॉलेस्ट सेल देख रहे हैं। जब स्मॉलेस्ट सेल ऑफ नेचर की बात की जाए तो नाम लिखोगे माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा। इसी का एक और नाम लिखा जाएगा PPLO, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम है प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये इसका पूरा नाम है PPLO, ठीक है। इसका जो साइज आपको याद रखना है, इसका साइज होता है सिर्फ और सिर्फ अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर या माइक्रोन। इसका इतना बस साइज है, इसलिए ये हमारे नेचर का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। अब दूसरा सवाल आपको ध्यान रखना है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द नेचर। लार्जेस्ट सेल ऑफ द नेचर, नेचर का सबसे बड़ा सेल कौन सा है? तो जब लार्जेस्ट सेल ऑफ नेचर की बात की जाए तो नाम आता है किसका? ऑस्ट्रिच एग का। बिल्कुल सही, ऑस्ट्रिच एग। किसका? ऑस्ट्रिच एग का। ऑस्ट्रिच एग का डायमेंशन थोड़ा ध्यान रखना है। ये लार्जेस्ट सेल हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं। लार्जेस्ट साइज की बात की जाएगी। ओवल एग शेप है, तो इस एग का जो डायमेंशन है वो है, लेंथ की बात करते हैं तो लगभग 15 सेंटीमीटर, और इसके विड्थ की बात की जाती है तो लगभग 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, ठीक। तो डायमेंशन ऑस्ट्रिच एग का है 15 बाई 13 सेंटीमीटर, या फिर इसी को लिखा जाएगा 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर इसका 15 सेंटीमीटर का होता है। ये लार्जेस्ट सेल ऑफ द नेचर है, ठीक है। अब इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा आपको एग्जांपल समझना है। ह्यूमन बॉडी के लिए बात करें, ह्यूमन बॉडी में सेम सवाल हमें रिपीट करना है। हम अब जो देखेंगे वो ह्यूमन बॉडी के लिए देखेंगे। ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है और लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ठीक,
तो स्मॉलेस्ट सेल का जब नाम पूछा जाए तो आपको लिखना है आरबीसीज, जिसका डायमेंशन आपने लिख भी रखा है 7 माइक्रोमीटर तक। कितना? 7 माइक्रोमीटर। बहुत कम डायमेंशन होता है, लगभग ये भी अबाउट में है, अबाउट 7 माइक्रोमीटर। और जब लार्जेस्ट सेल की बात की जाए तो ये है ह्यूमन बॉडी में एग सेल, या जिसे हम बोलेंगे ओवम, फीमेल एग सेल को लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाएगा, है ना। और जब इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो इसका डायमेंशन लिख लेना है आपको 0.1 मिलीमीटर इन डायमीटर, 0.1 mm इन डायमीटर, ये इसका डायमेंशन है। ठीक, एक और आपसे क्वेश्चन बनता है एक तरीके से, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। पहले मैं इसी की बात कर लेता हूं। तो ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है तो नाम लिखते हैं हम नर्व सेल का। किसका? नर्व सेल का। और जिसका साइज है अबाउट 1 मीटर, अबाउट 1 मीटर, या फिर इसी को ऐसा भी लिखेंगे 90 सेंटीमीटर, अबाउट 1 मीटर या फिर 90 सेंटीमीटर। ये ह्यूमन नर्व सेल की लेंथ है। लॉन्गेस्ट की जब बात कर रहे हैं तो लेंथ को ही हम मेंशन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम प्लांट बॉडी में अगर पूछा जाता है लॉन्गेस्ट सेल, या लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द नेचर भी पूछा जाता है, तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ नेचर, फिर दो आंसर होते हैं। एक तो नर्व सेल है ही है, एंड एक नाम और याद रखना है जाइलम फाइबर। प्लांट्स में जाइलम फाइबर, दोनों का जो साइज हम लिखते हैं वो यही लिखेंगे अबाउट 1 मीटर, 1 मीटर के आसपास का लेंथ इनका होता है, ठीक है। तो नेचर में आपको लॉन्गेस्ट सेल की बात ये देखनी थी। तो ये डायमेंशन साइज के रिस्पेक्ट में आपने जो डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी आपने देख ली कहाँ से, 0.1 माइक्रोन से लेकर कहाँ तक की देख ली, 1 मीटर तक का डायमेंशन साइज में वेरिएशन है सेल का। स्मॉलेस्ट सेल आपका ये है, ये स्मॉलेस्ट सेल का साइज है, और ये आपने देख लिया लार्जेस्ट सेल का साइज, ठीक। तो साइज में वेरिएशन है, ये आपने जितने एग्जाम्पल देखे इससे आपको समझ आता है। लंबाई में जाइलम फाइबर नहीं, जाइलम के पूरे सेल्स डेड नहीं होते, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है ना, बट हाँ डेड सेल्स हैं, मैच्योर होने के बाद डेड सेल्स हैं, उसके पहले तो वो भी लिविंग सेल ही है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई साइज की। अब ऐसे ही हम शेप में भी वेरिएशन देखते हैं। हेडिंग बना लो, शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। तो शेप ऑफ सेल के लिए जब बात की जाएगी तो सेम कंडीशन देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर हम शेप के रिस्पेक्ट में सेल को देखें तो दे आर ऑल्सो वेरिएबल, वो फिर भी आपको वहां सेम वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगा, है ना। सेल्स हैव, एक्चुअली लिख लो, सेल्स हैव डिफरेंट शेप। अब ये जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा ध्यान से लिखना, डिफरेंट शेप according to their function,
अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सेल का फंक्शन कैसा है इसके बेसिस पर उनमें शेप, वो अपना शेप एक्वायर करते हैं, शेप अपना बनाते हैं, शेप वो लेते हैं। ठीक है, शेप में जो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा वो शेप हो सकता है क्या क्या, दे मे बी, क्या क्या शेप आप सेल का देखते हैं, मे बी तो सेल का शेप हो सकता है आपका डिस्क लाइक, पहला शेप डिस्क लाइक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखूं डिस्क लाइक शेप, कोई एक बताओ जो आपने कभी पढ़ा हो, जो आपके एनसीईआरटी में शेप ऑफ सेल के लिए पिक्चर दिया हुआ है। हाँ, उसमें आप देखोगे तो RBC, हाँ तो वो डिस्क जैसा प्लेट हो गया, बीच में न्यूक्लियस एब्सेंट है तो वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में ही कन्वर्ट हो जाता है। RBC आपके पिक्चर में है। और ऐसे ही हम बात करें तो स्क्वैमस सेल्स हैं, स्क्वैमस सेल्स जो स्क्वैमस एपिथेलियम में प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह से बात करें तो आपने डिस्क जैसा शेप देखा है, डिस्क जैसा शेप में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखा था पोडोसाइट सेल में भी, उनकी ब्रांचिंग होती है, डिस्क विद ब्रांचेस है ना, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। तो पोडोसाइट भी डिस्क जैसा सेल है बट ये ब्रांचिंग के साथ है, विद ब्रांचेस या आउटग्रोथ्स, वो आउटग्रोथ्स के साथ आपको देखने को मिलेगा। दूसरा शेप जो आपको पहले बुक में पिक्चर दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में देखना है, हाँ इररेगुलर शेप भी हो सकता है। WBC का नाम लिया तो WBC का शेप कैसा है, अमीबॉइड इररेगुलर, इररेगुलर, या इसको ही लिखेंगे अमीबॉइड। अमीबॉइड शेप भी आपको देखने को मिल सकता है सेल के, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में आपका एक सेल है WBCs, इसका सेल का शेप फिक्स नहीं होता। एक आपने नाम ही सुना है ऑर्गेनिज्म एनिमल अमीबा, इसका भी शेप फिक्स नहीं होता। ठीक, तो इन सेल्स का शेप फिक्स नहीं होता, आप कैसा भी चाहो बना सकते हो, अमीबॉइड शेप है, शेप फिक्स नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। डिस्क लाइक जब बात करते हैं तो आप RBC का स्ट्रक्चर सब में बनाया हुआ है कभी न कभी, और यहाँ पे ऐसा कुछ हम डिस्क जैसा शेप बना सकते हैं, या कुछ स्क्वैमस टाइप की जो सेल्स हैं कुछ इस तरह से हम बनाते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम में, एपिथेलियम के केस में। ठीक है, तो डिस्क लाइक, प्लेट लाइक सेल्स जो होती है वो डिस्क जैसी है। अमीबॉइड जिसका शेप फिक्स ही ना हो, अमीबॉइड शेप है। यहाँ पे आप ये जरूर लिख लेना, शेप इज नॉट फिक्स्ड, इनका शेप फिक्स्ड नहीं है। ठीक, ये तो दो आपने शेप देख लिया। और भी शेप्स होते हैं, जैसे बात करूं पॉलीगोनल, पॉलीगोनल। अब आपने ट्राइगोनल, पेंटागोनल, पेंटागन, हेक्सागन, इन सब की बात करी है, कभी न कभी सीखा होगा बचपन में। वर्ड पॉलीगोनल है तो यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो बहुत सारे बनते हैं, ऐसा कुछ सेल का शेप होता है। ये पॉलीगोनल सेल कही जाती हैं, जिसमें एंगल्स कई बने, इनको हम बोल देते हैं पॉलीगोनल सेल। और पॉलीगोनल सेल हमें देखने को मिल जाती है प्लांट्स में। जैसे एक एग्जांपल आपको याद रखना है, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल आपको कहां पे देखने को मिलेगा, लीव्स में, इन लीव्स।
लीव्स का जब ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो जो सेल्स का जो उनका मेन प्रोपोर्शन बनाता है वो मेसोफिल सेल्स हैं। ठीक, ये हमारी एक टिपिकल लीफ है। तो लीफ का जब टीएस कट करा जाए तो हमें ऐसे ऊपर एपिडर्मिस दिखता है। ठीक, पहली साइड सेल्स होती हैं, फिर यहाँ पे जो हम सेल्स बनाते हैं वो मेसोफिल सेल्स बनाते हैं। तो मेसोफिल सेल्स का शेप ऐसा कुछ होता है, पॉलीगोनल शेप हो सकता है। और शेप क्या होते हैं, नेक्स्ट शेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कॉलुमनर। कॉलुमनर शेप हो सकता है सेल का। पिलर लाइक सेल्स होती है। कैसी होती है? पिलर लाइक सेल्स होती है। पिलर लाइक सेल्स। और पिलर लाइक सेल्स हमें कहाँ मिलेंगी? इंटेस्टाइन की वॉल में जो ग्लैंड्स हैं उनकी उनकी जो सेल्स होती हैं वो पिलर लाइक सेल्स होती हैं। जैसे एक एग्जांपल आप याद कर लो, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, इनका एग्जांपल लिख लो, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये ह्यूमन बॉडी में आपको कई रीजन्स में, कई ऑर्गन में मिल जाएगा, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। नेक्स्ट शेप जो हो सकता, नेक्स्ट इनका डायग्राम बनाओगे तो ये सेल्स पिलर लाइक हैं, तो कुछ इस तरह से इनका डायग्राम बन जाएगा। कॉलुमनर एपिथेलियम का जब डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह का सेल का शेप होता है। पिलर लाइक सेल्स होती है। ठीक, न्यूक्लियस इनके सेल के बेसल पार्ट पे होता है, बेसल रीजन पे होता है। ठीक है, तो ये कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू में हमें देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट शेप की बात करें तो क्यूबॉइडल शेप भी हो सकता है। क्यूबॉइडल शेप, क्यूब लाइक सेल्स होती है, क्यूब लाइक सेल्स, क्यूबॉइडल शेप हो सकता है। ये हमें मिलेंगी ग्लैंड्स में बेसिकली। एग्जाम्पल की बात कर लें तो ये ग्लैंडुलर सेल्स भी कही जाती हैं, ये ग्लैंडुलर सेल्स भी कही जाती हैं, क्योंकि यही क्यूबॉइडल सेल का मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन, और ग्लैंड सिक्रीट करती है। ठीक है, तो या और एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्यूबॉइडल, ऐसा स्पेसिफिकली नाम लिख लो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एपिथेलियम, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, जैसे इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेल्स ऑफ ग्लैंड्स, ये भी क्यूबॉइडल शेप की होती हैं। ठीक, इनका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्यूब लाइक सेल्स हम ऐसा बनाते हैं। अब देखो, आपने स्टार्टिंग में एक बात लिखा था कि जो सेल का शेप होता है वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है, जैसा वो रोल प्ले कर रहा होता है ऑर्गेनिज्म में सेल, वैसे वो अपना शेप अडॉप्ट करता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन के साथ को रिलेट करूं तो जो आपने शेप्स पढ़े हैं, जैसे पहला आपने देखा डिस्क लाइक शेप,
ठीक, जैसे ह्यूमन आरबीसी एग्जाम्पल पढ़ा, तो डिस्क लाइक शेप का मेन फंक्शन होता है, ये सेल्स का फंक्शन यहां पे मैं लिखूं, इनका फंक्शन होता है, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, जिसके क्रॉस मटेरियल आसानी से एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि ये बहुत पतली सेल्स होती हैं, फ्लैट हो जाती हैं। तो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हमारी कैसी होनी चाहिए बॉडी में, बहुत पतली होनी चाहिए। तो ये बेसिकली डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो प्लेट लाइक सेल्स हैं क्या बनाती हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का काम करती हैं। ठीक, और ऐसे ही हम जब इरेगुलर शेप की बात करें, अमीबॉइडल शेप की बात करें, तो ये इनका फंक्शन ऐसे कोई स्पेसिफिकली नहीं, हम डब्ल्यूबीसी के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये फाइन कैपिलरीज को क्रॉस करने के लिए एडॉप्टेबिलिटी है, फाइन कैपिलरीज को क्रॉस कर सके, ये इन सेल्स का एडॉप्टेबिलिटी है जो अमीबॉइडल शेप गेन करती है। नेक्स्ट जो हमारा शेप है पॉलीगोनल, पॉलीगोनल सेल का जो काम है, ये इनका फंक्शन जब देखते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा प्रोटोप्लाज्म को एक्यूमुलेट कर सके, जिस ज्यादा से ज्यादा अपना वॉल्यूम सेल बढ़ा सके, इसलिए ये पॉलीगोनल शेप को अटेन करता है। ठीक है, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक, और सेम एज इट इज जब कॉलुमनर एपिथेलियल सेल की बात की जाती है, कॉलुमनर शेप की बात की जाती है, इनका फंक्शन होता है, मेनली इनका फंक्शन ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाती हैं, या इनका दो तरह का फंक्शन होता है, ऐसे आप लिख लो, सिक्रीशन मेन इनका फंक्शन है एंड एब्जॉर्प्शन, इनका मेन फंक्शन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। ठीक, और नेक्स्ट जो आपने शेप पढ़ा क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइडल सेल का भी अगर हम फंक्शन देखेंगे तो सेम जो कॉलुमनर सेल का फंक्शन है वही यहां भी आपको लिख लेना है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, कॉलुमनर का भी और क्यूबॉइडल का भी। अब वैसे क्यूबॉइडल का देखा जाए तो मेन फंक्शन सिक्रीशन है, मेन फंक्शन सिक्रीशन है, कहीं कहीं पे ये एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, इसलिए दोनों फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शेप हुए, एक शेप की और बात कर लेते हैं। एक आपका सेल का शेप थ्रेड लाइक भी हो सकता है, थ्रेड लाइक शेप, थ्रेड लाइक शेप, जिसके लिए वर्ड लिखते हैं इलोंगेटेड सेल, सेल इलोंगेटेड हो सकती है ना, जिसकी लेंथ बहुत हो, है ना, इनको हम क्या लिखेंगे, मोर इन लेंथ, इनकी लेंथ बहुत होती है। ठीक, और इनका एग्जाम्पल लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, क्या लिखेंगे, नर्व सेल। ठीक, नर्व सेल हमारी जो है वो इलोंगेटेड सेल का ही एग्जाम्पल है। अब इस नर्व सेल को देखने के बाद आपका दिमाग क्या समझ पा रहा होता है, नर्व सेल का फंक्शन क्या है, नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है, इंपल्स को कंडक्ट कराना, इंपल्स को ट्रेवल कराना एक बॉडी पार्ट से दूसरे तक या ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक, ये आपने पढ़ा हुआ होता है। तो इनका काम होता है मेनली कंडक्शन का, किसका, कंडक्शन का।
ह्यूमन बॉडी में देखें तो नर्व इंपल्स का कंडक्शन करता है, प्लांट में देखें तो वो वाटर मिनरल इन सब का कंडक्शन करता है। तो इनका फंक्शन लिखें अगर, वो है कंडक्शन, या फिर एग्जैक्टली वर्ड लिख लेते हैं ट्रांसपोर्ट, कंडक्शन और ट्रांसपोर्ट। कंडक्शन हम ह्यूमन के केस में देखेंगे, ट्रांसपोर्ट प्लांट के केस में करता है ये, ठीक है। इतना तो आपका शेप के वेरिएबिलिटी के बारे में बात करनी है। ये आपका शेप का जो वेरिएशन है, शेप में जो वेरिएबिलिटी है वो आपने देख लिया, इरेगुलर, पॉलीगोनल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्क्वैमस, है ना, थ्रेड लाइक, ये बहुत सारे शेप के सेल हो सकते हैं। बस ये याद रखना है जो शेप ऑफ सेल है दैट इज अटेन्ड बाय या अडॉप्टेड बाय सेल अकॉर्डिंग टू देयर रोल, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, वो उनके फंक्शन के हिसाब से वो अडॉप्ट करके अपना शेप अटेन करता है, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर समझना है। ये तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है सेल के शेप साइज को कंपेयर कर लिया है ना, और हिस्ट्री देख ली। अब सेल का स्ट्रक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, ठीक है। अब यहां से आपकी कहानी होएगी स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या लिखोगे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो, सेल को तो आपने इतना बात तो बोल ही रखा है, सेल इज द फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब जब ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, लिविंग थिंग्स का एक स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका बेसिक कंपोनेंट है सेल, उसका भी स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो उसका एक स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आप धीरे धीरे यहाँ पे समझेंगे, बात को देखेंगे। जब हम एक टिपिकल सेल की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल सेल, या यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, इसी को मैं लिखूं स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक टिपिकल सेल। सबसे सिंपल जो टाइप की इस नेचर की सेल है, उसका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। और इसके पहले मैं आपको एक और बात ऐड कर दूं, ऑर्गेनाइजेशन के ही बेसिस पर, किसके बेसिस पर? ऑर्गेनाइजेशन के ही बेसिस पर जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसके बेसिस पर सेल्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करा जाता है। कितने? सेल को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, है ना। तो हम एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, या हम बात कर लें तो नेक्स्ट एक पॉइंट लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन on the basis of organization of cell, ये दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करा जाता है। एक को हम बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव सेल, जिसका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा सिंपल टाइप का है। एक को हम बोलेंगे एडवांस सेल। क्या हम इन दोनों में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? इनका ऑर्गेनाइजेशन, देयर ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिक, बहुत बेसिक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एडवांस जो सेल है इनका ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
their organization is advanced या complex, is complex या फिर advanced। इस प्रिमिटिव सेल को जो टर्म दिया जाएगा वो दिया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोकैरियोटिक सेल। और इस एडवांस सेल को जो टर्म दिया जाता है इसको हम बोलते हैं यू कैरियोटिक सेल। एडवांस लेवल का इनका ऑर्गेनाइजेशन है, एडवांस सेल है। ठीक, ये हम बात किसके बेसिस पे कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, अब पहले हम एक टिपिकल सेल का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे और पढ़ेंगे एडवांस सेल। क्यों? टिपिकल सेल के पास मिनिमम, जैसे अपन बात करें तो हमें सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? बेसिक नीड्स जिसे कहते हैं, खाना, कपड़ा, मकान, 3 बेसिक नीड्स हैं, है ना। तो सेम एज इट इज सेल को एज अ लिविंग सिस्टम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है वो हमें देखना है। बट पढ़ना क्या है? मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। जब आप मोस्ट एडवांस ऑर्गेनाइजेशन समझ जाओगे, इमेजिन कर लोगे, ब्रेन को समझा लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिंपल वाला तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि हाँ ये सिंपल वाले में ये सारे स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, ये डिफरेंसेस हैं, दैट्स इट, इतनी सी बात है। चलो अब हमें एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर देखना है। पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ, पहले अपन को डिस्कस करना है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल। एक टिपिकल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए, वो हम यहां पे लिखते हैं। सबसे पहला जो इनका रिक्वायरमेंट है, एक आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन होनी चाहिए। लिमिटिंग मेम्ब्रेन होनी चाहिए, क्योंकि हम एक अलग सिस्टम का इमेजिनेशन कर रहे हैं, है ना। इस सेल एक अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो करता है, तो अलग सिस्टम है वो, है ना। तो उसकी एक बाउंड्री हो, उसका एक आउटलाइन हो, सबसे बाहर एक जो नेचर से उसको सेपरेट कर रहा हो, एंड दैट इज, यहां पे हमने क्या लिखा? आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभी तक आपने कभी पढ़ा होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से आपने सुना होगा। ये आउटर मोस्ट लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर सेल के, ये आपका आउटर बोलेंगे, आउटर मोस्ट नहीं, इसके बाहर भी और भी लेयर्स होती हैं कुछ सेल्स में, सभी में नहीं। आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, ये ध्यान रखना है। और आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन के लिए टर्म क्या लिखते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और भी कई नाम है, वो जो हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। दूसरा कंपोनेंट होता है इसका ग्राउंड सब्सटेंस, या इसी को हम लिखेंगे मीडियम, या फिर हम इसी को लिखेंगे एरिना ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एरिना का मतलब होता है क्या? बैटलफील्ड।
जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस चलते हैं वो इसी मीडियम में चलते हैं। मीडियम को क्या बोल दिया जाता है, जो टर्म लिखते हैं इसके लिए टर्म आपने पढ़ा हुआ है साइटोप्लाज्म। ठीक। तीसरा कंपोनेंट होता है इनका सेल का, एक बेसिक सेल का जेनेटिक मटेरियल। सेल को एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट सिस्टम एग्जिस्टेंस चाहिए तो ये बेसिक 3 कंपोनेंट होने चाहिए। जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसमिट करे, हाँ देयर इज अ डीएनए, या फिर इसको हम जेनेटिक मटेरियल को लिखते हैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड। क्या? न्यूक्लिक एसिड। हाँ, न्यूक्लिक एसिड आपने पढ़े हुए हैं 2 टाइप के, एक आपका डीएनए के बारे में नाम सुना है, एक आरएनए के बारे में नाम सुना है। सारा कुछ यहाँ हमें समझना है। तो एक बेसिक जो टिपिकल सेल है उसका ऑर्गेनाइजेशन इतने कंपोनेंट से होता है। देखो डायग्राम से बात करें तो सबसे मैंने पहले क्या लिखा है, आउटर एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ये हमने आउटर एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन बना दिया और इसको हमने नाम क्या दिया, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोल दिया? सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर आपका क्या होना चाहिए, ग्राउंड सब्सटेंस है ना, मटेरियल है, मीडियम है, बहुत सारे केमिकल्स का यहाँ पे मिक्सचर होगा और जिसे हमने नाम दे दिया साइटोप्लाज्म। क्या नाम दे दिया? साइटोप्लाज्म। ठीक, इसको हमने टर्म दे दिया साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। क्या देखने को मिल जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। ये 3 बेसिक कंपोनेंट एज अ सेल किसी सिस्टम को एग्जिस्ट करना है या सेल को एज ए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस चाहिए, तो ये सबसे सिंपल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। ये सबसे सिंपल टाइप की सेल है। इसी को अपन ने नाम दे दिया था, तो अगर याद हो तो प्रोकैरियोटिक सेल में जब बैक्टीरिया पढ़ा था तो बैक्टीरिया का सेल तो ऐसा ही है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और एक क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक कॉम्पोजिशन है किसी सेल का। और इस बेसिक सेल का आप क्या टर्म क्या लिखोगे, इस सबसे सिंपल टाइप की सेल को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। इसको क्या बोल देते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, तो ये तो एक टिपिकल सेल का ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना आपको तामझाम चाहिए। अब एडवांस सेल में क्या अलग है, इसी से हम कंपेयर कर लें तो बात समझ आ जाएगी कि ये एडवांसमेंट हो गया है। भाई आप ऐसे समझो, जो आपके जीवन में वो बेसिक साइकिल आती है जिसका हैंडल ऐसे थोड़ा बेंड सा होता है, बड़ी सी है ना, एटलस टाइप की, हीरो की भी, वो बेसिक सी साइकिल है। पहिए हैं वो भी सेम काम वही करती चलती है। लेकिन आज बहुत सारी एडवांस साइकिल है, वो गियर शिफ्टर है ना, इलेक्ट्रिक है, बहुत सारे साइकिल के वर्जन्स आ गए। दे आर द एडवांस वर्जन। वो क्या है, एडवांस है, उनमें कुछ फीचर्स और एड ऑन है। तो ये एज अ बेसिक सेल है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स एड ऑन है और उनको हम क्या बोल देंगे, एज अ एडवांस सेल या यूकैरियोटिक सेल बोल देते हैं। चलो अब एडवांसमेंट देखते हैं, क्या क्या एडवांसमेंट है। देखो, जो हमारा बेसिक सेल है उसका ऑर्गेनाइजेशन आपने तो देख ही लिया। ये सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर कुछ न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल है। इसको हमने बोल दिया सेल मेम्ब्रेन,
साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड लिख सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल, ये इनके बेसिक कॉम्पोजिशन के लिए चाहिए होता है। अब देखना एडवांसमेंट क्या हुआ है। पहले मैं साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर रहा हूं। साइटोप्लाज्म में क्या एडवांस हुआ, ठीक। साइटोप्लाज्म का जो एडवांस सेल है, ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है। ये हमने बनाया प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसी से मैं कंपेयर कर रहा हूं यूकैरियोटिक सेल को। यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक बेसिक कंपैरिजन समझना है, दिमाग में ना एक इमेज फॉर्म करना है कि क्या डिफरेंसेस हुए, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो सबसे मेजर चेंज हुआ वो इसका चेंज हुआ, उसको एक टर्म देते हैं कंपार्टमेंटाइजेशन। क्या बोलते हैं? कंपार्टमेंटाइजेशन। अब ये क्या शब्द है? कंपार्टमेंट सुना है सबने? ट्रेन में अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिब्बे होते हैं। हाँ, बात वही है, फिर से दोबारा से सेम रिपीट होता है। तो कंपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे है बॉक्सेस, सेपरेशन। क्या सेपरेशन? वो कंपार्टमेंट तभी बोलोगे ना भाई, ये बगल वाले रूम और इस रूम में आपने एक बीच में सेपरेशन ही तो करा है, तो दो कंपार्टमेंट्स बन गए, दो अलग अलग रूम्स बन गए, है ना। तो कंपार्टमेंटाइजेशन का मतलब ही होता है कि सेपरेशन। यहां जो प्रिमिटिव टाइप की सेल थी, जो प्रोकैरियोटिक सेल थी, इनका हो गया कंपार्टमेंटाइजेशन, इनके साइटोप्लाज्म का हो गया कंपार्टमेंटाइजेशन। और कंपार्टमेंटाइजेशन का रिजल्ट क्या मिला? जो एडवांस सेल है, their cytoplasm has different सेल ऑर्गेनेल्स। ये नाम आपने सुना हुआ है। इनके साइटोप्लाज्म में ये कंपार्टमेंटाइजेशन का रिजल्ट क्या मिला? बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स बन गए, है ना। अब कुछ सेल ऑर्गेनेल्स का नाम यहीं पे आपको याद दिलाऊं तो जैसे आपने 9th में पढ़ा था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये बस इसी के साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटाइजेशन है। अब देखो इसका पर्पस क्या था। ये तो हमें समझ आ जाता है कि कंपार्टमेंटाइजेशन हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स बन गए। जब किसी एक स्ट्रक्चर को, एक जो यहाँ इनका साइटोप्लाज्म एक स्ट्रक्चर ऐसा एक यूनिट था, उसको कई यूनिट्स में डिवाइड करने का पर्पस क्या था, या कहें तो डिवाइड करने के बाद क्या बेनिफिट क्या मिलता है? तो इसका बेनिफिट है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। क्या? एफिशिएंसी सेल की बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? जब ये कंपार्टमेंटाइजेशन हुआ, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स बन गए सेल में, तो वहां सेल के जो इस साइटोप्लाज्म को हमने क्या बोला था? एरिना ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस इसी साइटोप्लाज्म में चल रही थी। अब क्या कर दिया गया? मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटेगराइज कर दिया गया कि सम सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इस सेल ऑर्गेनेल में चलेगी, कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन इस सेल ऑर्गेनेल में चलेगी, कुछ अलग सेल ऑर्गेनेल में चलेगी, है ना। तो यहाँ पे ये अलग करने का काम क्या बोला जाता है? दैट इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं इसको? डिवीजन ऑफ लेबर। तो कंपार्टमेंटाइजेशन से क्या पर्पस पूरा करा? डिवीजन ऑफ लेबर। और जब डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, दैट मीन्स यू हैव टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी, है ना।
भाई आप अपने सोसाइटी में भी देखो तो डिवीजन ऑफ लेबर बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। अब डॉक्टर से ये नहीं कह सकते ना कि तुम भाई मेरा नल सही कर देना, और नल वाले से ये नहीं कहेंगे ना कि हाँ मुझे टीबी हो गया दवाई देना, अगर ऐसा करा तो मरोगे। यहां यही सेम बात है। या फिर हम इसको इस तरह से ले लें कि जो एज अ प्लम्बर है वो एज अ डॉक्टर नहीं सारा कुछ एक साथ, एज अ मास्टर हम बात कर रहे हैं तो हम सारा काम नहीं कर सकते। अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम किसी एक काम को एज अ प्रोफेशन बनाते हैं, जिससे हम उसी काम के लिए बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं। बहुत सारे काम कर सकते हो, नो डाउट, मल्टीटास्किंग हो सकते हो, लेकिन उसमें एफिशिएंट नहीं हो सकते, एरर होने के चांस आएंगे। लेकिन जब आप यूनिटास्किंग हो जाओगे और अपने उसमें कॉन्फिडेंट बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एररलेस भी हो सकते हो। ठीक, तो ये सेल का भी सेम यही पर्पस था, कंपार्टमेंटाइजेशन करना। कंपार्टमेंटाइजेशन से सेल ऑर्गेनेल्स बन गए, एंड ये सेल ऑर्गेनेल्स आने के बाद क्या हुआ, दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा हो गया। एंड डिवीजन ऑफ लेबर का रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, जो ये एडवांस सेल है, एडवांस सेल बिकम मोर एफिशिएंट, या हम बात करें यूकैरियोटिक सेल बिकम मोर एफिशिएंट, ये और ज्यादा एफिशिएंट हो गई। यहां पे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के नाम जरूर लिख लेना, जैसे यहां मैं लिख रहा हूं ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स बने। ठीक, ये साइटोप्लाज्म का एडवांसमेंट है। किसका एडवांसमेंट है? साइटोप्लाज्म का एडवांसमेंट है। एक और एडवांसमेंट देखने को मिला, वो एडवांसमेंट इनके जेनेटिक मटेरियल के साथ है। वो एडवांसमेंट क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल इनका वेल सेपरेटेड हो गया। अभी क्या था, उसी साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड हुई साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है, सारी इंफॉर्मेशन सेल की यही है, तो इसको वेल सिक्योरिटी करी गई, वेल सिक्योर करा गया। तो जेनेटिक मटेरियल इनका सेपरेट करा गया, वेल सेपरेटेड हो गया। जेनेटिक मटेरियल गेट्स वेल सेपरेटेड, और किसके थ्रू करा गया? बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके थ्रू? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक, तो जिसे हम बाद में न्यूक्लियस का टर्म दे देते हैं। अगर हम इसके अराउंड एक वेल सेपरेशन कर दें तो इस स्ट्रक्चर को अपन ने क्या बोल दिया था बाद में? न्यूक्लियस। दैट्स इट।